आरक्षण तो हम लेके रहेंगे, लेकिन सबसे पहले संरक्षण का क्या? आज एक मुसलमान, आम कार्यकर्ता, आम आदमी अपने आप को महफूज नहीं मानता है। आज एक पढ़ा लिखा नौजवान तालीम के लिए अपना शहर, अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है। उसके वालिदैन नहीं चाहते कि अपना बच्चा अपने से दूर रहे और कहीं पे ग्रेजुएशन करे, कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करे या हायर स्टडीज़ को जाए, क्योंकि उनके दिल में ये डर है, उनके दिल में ये खौफ है कि अगर किसी दिन मेरे बच्चे को कहीं से अगवा कर लिया जाएगा और हफ्तों बाद, महीनों बाद कहीं तो टीवी पे पढ़ने मिलेगा कि फला शहर से फला आतंकवादी धरे गए और उन आतंकवादियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और उन नामों के अंदर कहीं उनके बच्चे का नाम ना आ जाए। ये डर, ये खौफ आज एक आम हिंदुस्तानी में, एक आम मुसलमान में क्यों है? इसके पीछे सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी या जांच एजेंसियों को इल्ज़ाम देने से काम नहीं होगा, तो इसके पीछे हुकूमत की पॉलिसियां और इनकी नीतियां भी जिम्मेदार होती है। 2012 के सितंबर माह में सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी के एक मामले को लेकर, अशरफ खान और उनके 10 साथियों को लेकर एक फ़ैसला सुनाया। तब अदालत ने कहा कि अगर इस मुल्क की डेमोक्रेसी को साबित रखना है तो माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना बंद करो, और ये पूरी तरह से माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट के बिना पे जितने मामले बन रहे हैं, ये सब मामले देश के सिर्फ मुसलमानों के नहीं, तो इस देश की जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। बर्दन साहब ने पार्टी की भी सब कमेटी की मीटिंग बुलाई और तब बर्दन साहब और अदीब साहब ने, अतुल अंजान साहब ने आगे बढ़कर एक मीटिंग कॉल की जिसमें सभी पार्टियों के जिम्मेदारों को बुलाया और वहाँ से तहरीक चालू हुई पीसीपीटी। हमने सोचा कि जब हम अपना पहला अधिवेशन लेने जा रहे हैं तो आज हम सबसे पहले उस मसले के अंदर हाथ डालें जो मसला आज मुल्क के मुसलमानों के लिए ही नहीं तो इस मुल्क के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी ख़तरा बनता जा रहा है। ऐसे एक मसले के लिए यहाँ पर आज हमने ये पहले कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मंच के ऊपर से आर पाटिल जी को पूछना चाहता हूँ कि किस सबूत की बात करते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ कौन से आधार की बात करते हैं आप? क्योंकि जिस दिन पूर्णा, नांदेड़ और परभनी में बम ब्लास्ट हुए थे, सबसे पहले इंक्वायरी के लिए बुलाए गए और अरेस्ट किए हुए अगर कोई नौजवान होंगे तो वो मुसलमान थे, उसका क्या सबूत था? सबसे पहले मालेगांव के 2006 और 2008 में जब बम ब्लास्ट हुए थे, सबसे पहले मुसलमानों के नौजवानों को गिरफ्तार कर दिया गया, तफ्तीश की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सबूत बताए गए, बताया गया फलां साहब ने सिम कार्ड खरीदा, फलां साहब ने साइकिल खरीदी, कौन से स्टोर से खरीदी, क्या खरीदा, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटीएस ने बताया और इन सबूतों के आधार पर उनको जेलों में डाल दिया गया। मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है हैदराबाद के, तो वहाँ पर भी तफ्तीश होती है, सबूत मिलते हैं और वहाँ के नौजवानों को भी जेल में डाल दिया जाता है। यही सिलसिला अजमेर शरीफ में भी जब बम ब्लास्ट होता है, समझौता एक्सप्रेस में होता है, तब भी उनको सबूत मिलते हैं, नौजवानों को जेलों में डालते हैं। लेकिन जब एक बहादुर ऑफिसर, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का ही नहीं, हिंदुस्तान के हर पुलिस ऑफिसर जिस ऑफिसर को अपना आदर्श मान के काम करे, वो बहादुर शहीद हेमंत करकरे ने जब मालेगांव के अंदर तफ्तीश शुरू की, उस तफ्तीश के अंदर उन्होंने पर्दा हटाया और कई पर्दे हटाए, तब सामने आए कुछ नए चेहरे। जब वो नए चेहरे सामने आते हैं, जब असीम आनंद कबूली बयान दे देता है, तब कुछ और नई बातें सामने आती है और तब फिर बोला जाता है कि भाई इन्होंने नहीं, इन्होंने किया, उन्होंने किया। तो फिर अब जिनको आपने इतने महीनों से, सालों से जेलों में डाल के रखा था, उनके खिलाफ जो सबूत आपके पास थे, वो सबूत आए कहाँ से थे? वो भी तो बिना सबूत के आपने उठाए नहीं उन लोगों को, वो सबूत कहाँ से आए थे? हम ये कहना चाहते हैं पुलिस को, हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि इनकी जो काम करने के तरीके हैं, पद्धति है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और कभी भी अगर कोई घटना घटती है तो उसको किसी पूर्वाग्रह से एक दिशा में नहीं तो बहु दिशाओं की तरफ इसकी जांच होनी चाहिए। और इस मुल्क के अंदर बम ब्लास्ट की जैसी अगर कोई गलत काम करता है तो वो चाहे किसी भी धर्म और मज़हब का हो, लेकिन जो असली मुजरिम है उसकी तह तक पुलिस ने, एटीएस ने जाना चाहिए और उसकी जड़ों से उसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीडिया की दबाव में बेकसूर नौजवानों के गले तक, कॉलर तक, दामन तक उनका हाथ नहीं आना चाहिए। उसके लिए ये अवामी तहरीक है और वही अवामी तहरीक की पहल आज ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम नांदेड़ और महाराष्ट्र में कर रहे हैं।